हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी कक्षा 8 के मेरे सैनिकों। तो आपका स्वागत है खान सर स्कूल में। और देखो आगे प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था मिट्टी तैयार करना। इधर देखो, मैंने पहले ही ये लिख के रखा है ताकि आपका समय कम लगे, समय की आपकी बचत हो जाए। हमने पढ़ा था नंबर 1 मिट्टी तैयार करना। इधर देख लो एक बार, मिट्टी तैयार करना। ठीक है बच्चों, मिट्टी तैयार करने में हमने क्या क्या सीखा था कि मिट्टी को पोला कैसे करते हैं, ये देखा था। और बुआई नहीं, जुताई क्या होती है, जुताई। अब देखो बच्चों, मिले जुले शब्द हैं, जुताई और बुआई। जुताई और बुआई ये दोनों मिले हुए शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। याद रखो, ध्यान में रखो इस बात को। जुताई का मतलब ये था खेत को जोतना, मतलब मिट्टी को उलटना और पलटना। ठीक है, पोला करना, ये सारे काम किस में आए थे, जुताई के अंदर। ठीक है, और ये काम करने के लिए हमने काम में क्या क्या लिया, हल काम में लिया, कुदाली काम में ली, और प्यारे बच्चों हमने कल्टीवेटर काम में लिया। क्या काम में लिया, कल्टीवेटर। ठीक है, और इसके अलावा हमने खुरपी भी काम में ली, जो छोटा औजार है, खुरपी भी काम में ली। और हमने बेलचा काम में लिया था, बेलचा जिसको सेवल भी बोल देते हैं, सेवल। ठीक है, ये काम में लिया था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मिट्टी तैयार हो गई खेत की। अब हमें क्या करना है, बीजों को बोना है। मिट्टी में बीजों को बोना बुआई कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी में बीजों को बोना बुआई कहलाता है। तो अब हम बुआई का काम करते हैं। तो बुआई का काम करने में जो मुख्य मशीन है हमारी, वो कौन सी है, सीड ड्रिल है। अब सीड ड्रिल का मतलब समझो पहले। सीड का मतलब देखो, सीड का मतलब होता है बच्चों बीज। क्या होता है, बीज। ड्रिल, आपने ड्रिल मशीन देखी है ना घर पे, इस तरह से एक ड्रिल मशीन होती है ना, इस तरह से, उसमें एक पेच लगा होता है लंबा। वो ड्रिल मशीन क्या काम आती है, वो मशीन क्या काम आती है, आपने देखा होगा क्या काम आती है, दीवार में छेद करने के, गहराई के अंदर, दीवार के अंदर पूरी गहराई के अंदर छेद करने के काम आती है ना। मान लो आपको दीवार में कील लगानी है। अब वो कील दीवार में नहीं जा रही कि दीवार बहुत मजबूत है, तो आप क्या करोगे, ड्रिल मशीन से उसके अंदर छेद करोगे। और ड्रिल मशीन क्या करेगी, चुटकियों के अंदर, सेकंडों के अंदर उसके अंदर गहराई में छेद कर देगी। तो बीज को गहराई के अंदर बोने के लिए, बीज को गहराई के अंदर बोने के लिए जो मशीन काम में आ रही है, वो सीड ड्रिल मशीन है। सीड ड्रिल मशीन बिल्कुल कल्टीवेटर जैसी मशीन है। अंतर केवल इतना है कि इसके ऊपर सीड बॉक्स लगा होता है, बीज का बॉक्स लगा होता है, जिसके अंदर बीज भर देते हैं। और जिस तरह से हल होता है, हल आप देखो इधर एक बार, इधर देखो, यहाँ से मैं ये साफ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से देखो, इधर देखो बच्चों, हल है। आपने का हल के बारे में पढ़ा था, ये हल था। मान लीजिए मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये त्रिकोणी पत्ती थी नीचे, और ये इस तरह से हल था। ठीक है, ये ऐसे लंबी डंडी थी, और ये डंडी
इससे जुड़ी हुई थी ताकि ये हटे नहीं, टूटे नहीं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक लंबी, यहाँ पर एक कीप लगी होती है, ऐसी कीप, लोहे की कीप लगी होती है, और उस कीप से यहाँ से एक पाइप लगी होती है, प्लास्टिक की या लोहे की। ठीक है, ये इसके अंदर जब बीज डालेंगे, किसान क्या करता था पहले, हल से ही वो बुआई का काम करता था। हल में क्या लगा होता था, यहाँ पे एक कीप लगी होती थी लोहे की, उसमें जब वो मुट्ठी भर करके, ऐसे मुट्ठी भर करके ऐसे उसमें बीज डालता था, ऊंट से हल मिट्टी में चलता रहता था, पीछे वो ये जो कीप है उसके हाथ में होती थी, मतलब हैंडल उसके हाथ में होता था, उसके अंदर वो बीज डालता, और वो बीज नीचे तिकोनी पत्ती, जिसको हम ड्रिल कह रहे हैं, यहाँ पे ड्रिल नाम ले रहा हूँ मैं क्योंकि वो ज़मीन को फाड़ने का काम कर रही है, गहराई में चल रही है वो ज़मीन के, और उसके पीछे प्लास्टिक की पाइप या लोहे की पतली पाइप है जिससे बीज मिट्टी में गिर रहे हैं। ठीक है, बुआई हो रही है। अब बच्चों इसके अंदर क्या था, एक फिक्स अंदाज़ा नहीं था। फिक्स अंदाज़ा ये नहीं था, कभी तो मुट्ठी से बीज ज़्यादा गिर जाते, मुट्ठी से बीज कभी ज़्यादा गिर जाते और कभी कम गिर जाते। ठीक है, कोई फिक्स अंदाज़ा नहीं, और समय ज़्यादा लगता। मान लो ज़मीन है हमारे 50 किला ज़मीन है, अब 50 किला ज़मीन की बुआई ऊंट से की जाए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, महीना लग जाएगा। उस काम को सीड ड्रिल मशीन से एक दिन में किया जा सकता है, 2 दिन में किया जा सकता है। तो सीड ड्रिल मशीन ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है। इससे क्या होगा, काम जल्दी होगा, आसान होगा और समय की बचत हो जाएगी, और बीज समान मात्रा में गहराई में गिरेंगे। ठीक है, अंतर केवल इतना है सीड ड्रिल मशीन में और कौन सी मशीन में, कल्टीवेटर में, कि सीड ड्रिल में ऊपर सीड बॉक्स लगा होता है। दोबारा बता रहा हूँ, सीड बॉक्स लगा होता है, बीजों वाला बॉक्स, जिसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं, और उसके अंदर से बीज इस कीप से होते हुए ज़मीन की गहराई में, मिट्टी की गहराई में गिर जाते हैं। तो अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का मतलब क्या हो गया, बीजों को गहराई में डालने वाली मशीन। तो देखो बच्चों, पढ़ के देखो, सीड ड्रिल विधि बुआई की सबसे उत्तम विधि है। उत्तम विधि कैसे होगी बच्चों, कि इसके द्वारा अगर हम बुआई करें तो समय ज़्यादा लगेगा। ये उत्तम विधि नहीं हो सकती क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है और इसके अंदर बीज समान मात्रा में नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, समान मात्रा में नहीं गिर रहे हैं। इसमें सीड ड्रिल मशीन द्वारा बीजों को समान दूरी व गहराई में बोए जाते हैं। इस विधि द्वारा बीज की कम मात्रा लगती है। बीज की क्या लगेगी, कम मात्रा। हमने यहाँ से मात्रा फिक्स कर दी कि इतने ही बीज गिरने चाहिए, एवं समय की बचत होती है। समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो बच्चों, आपने बुआई के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल मशीन होती कैसे है, ऐसी होती है, देख लो, देख लिया सबने। ये सीड ड्रिल मशीन है, बिल्कुल कल्टीवेटर जैसी मशीन है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सीड बॉक्स लगा हुआ है ऊपर और इसमें से बीज नीचे गहराई में गिरते हैं। मुख्य बात क्या है सीड ड्रिल मशीन की जो याद रखनी है कि बीज की कम मात्रा लगती है, समय की बचत होती है और बीजों को समान दूरी व गहराई में बोए जा सकते हैं। ये आपका हो गया सीड ड्रिल मशीन का काम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप उतार लो, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, बुआई के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बुआई से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पर्सन जो हमारी किताब में दे रखे हैं और जो परीक्षा के तरीके से इम्पोर्टेंट है। देखो, जो पहली है ना, पहली वो अपनी माँ को एक दिन क्या देखती है कि वो एक बड़ा बर्तन लेकर के उसमें बीजों को भिगो रही है, पानी में बीजों को भिगो रही है। क्यों भिगो रही है, उसके लिए एक प्रश्न बना है कि उत्तम किस्म के बीजों का चयन करने के लिए बीजों को पानी से भरे बर्तन में क्यों डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, इसको आराम से समझो। देखो, ये एक, मान लीजिए कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर पानी से इसको भर लिया, ये देखो, पानी से इसको भर लिया और इसके अंदर बीजों को डाल दिया। इसमें किसको डाल दिया, बीजों को। मान लीजिए चने के बीज, आपके पास चने के बीज हैं, डाल दिया। अब डालने पर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो बीज वजन में हल्के हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बात, वजन में क्या है, हल्के हैं। अब हल्के बीज क्यों होंगे, जो अंदर से खोखले होंगे। क्या होंगे, अंदर से खोखले होंगे, जो बीज अंदर से खोखले होंगे, वो बीज जल की सतह पर तैरने लग जाते हैं, यहाँ पर तैरने लग जाते हैं, ठीक है। और इस बर्तन को जब ऐसे करेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, ये बीज भी बाहर निकलेंगे और कुछ अशुद्धियाँ जो हमें ज़रूरत ही नहीं है जिनकी, ठीक है, वो भी बाहर निकल जाएगी। मिट्टी है तो वो भी बाहर निकल जाएगी। मान लीजिए जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं, जो उसके अंदर जो भी कचरा है वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें उस कचरे से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से है, वो देखो, हल्के चने, हल्के बीज और खोखले बीज जो जल की सतह पर तैरने लग जाते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, वो बीज, अगर आप उन बीजों को मिट्टी में बो भी दोगे, उनकी बुआई कर दो, वो मिट्टी में नहीं लगेंगे, ठीक है। उनसे पौधा नहीं उगेगा, फसल उनसे नहीं होएगी, ठीक है। जिन बीजों के अंदर सभी कोशिकाएं उत्तक पूरा होगा, कंप्लीट होगा, जिसका उत्तक टूटा हुआ नहीं होगा, टिश्यू सही होगा। अब आप कह रहे हो सर उत्तक, कोशिका, ये तो हमें आता भी नहीं है, तो बच्चों मैं आपको इन चीज़ों में उलझाऊंगा भी नहीं, ठीक है। जैसे कोशिका वाला पार्ट आएगा तभी ये टॉपिक बताऊंगा। बस आपको इतना याद रखना है, प्रश्न ये आए पेपर में, उत्तम किस्म के बीजों का चयन करने के लिए बीजों को पानी से भरे बर्तन में क्यों डाला जाता है। तो आप ये कहोगे, आप ये कहो कि जो बीज वजन में हल्के हैं और खोखले हैं, उन बीजों को अलग करने के लिए बीजों को पानी में भिगोया जाता है, ठीक है। ये बात आपको कहनी है इसमें। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग पहला प्रश्न जो है ना, उसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। गया नंबर रिक्त स्थान जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तो रिक्त स्थान में आपको भरना क्या है, तैरने। क्षतिग्रस्त बीज, क्षतिग्रस्त का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो, क्षतिग्रस्त। मान लो बीज है, ये बीज है कोई, ठीक है, ये बीज है, ये बीज का पूरा भाग है। अगर ये बीज यहाँ से कटा हुआ हो ऐसे, तो ये हो गया क्षतिग्रस्त। क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। ये बीज अंदर से, मान लो इसको किसी कीट ने खा लिया तो ये अंदर से खोखला हो गया ना, इसके अंदर जीवद्रव्य नहीं है, ये अंदर से खोखला हो गया। ये क्या है, क्षतिग्रस्त बीज है। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जल की सतह पर तैरने लगते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए, जल तथा पोषक आवश्यक है। तो उस रिक्त स्थान में आपको ये भरना है, जल एवं पोषक आवश्यक है।
अब हम आगे करते हैं पाठ को। ठीक, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, वो भूमि से बाहर आ गया। खेत के अंदर आपने जब बिल्कुल साफ मिट्टी के अंदर बीज डाले थे, वो खेत अब आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। होती है खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? तो क्यों होती है बच्चों, आपको पता है। उत्तर बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, इस टॉपिक को ज़्यादा वो नहीं करेंगे। खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप लिखो ये पादप या पौधों के लिए पोषक ये पादप या पौधों के लिए पोषक युक्त है। ठीक है, लगातार फसल प्राप्त करने से मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तत्वों की कमी आ जाती है। आप देखो बच्चों, जो पादप या पौधे होते हैं ना, उनको 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व चाहिए ना पादपों को या फसलों को, वो चाहिए नाइट्रोजन। नाम याद रखो, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया था। नाना पाटेकर, ये पुरानी फिल्मों का हीरो है। N से नाइट्रोजन है और P से फास्फोरस है, फास्फोरस। और S के यानी सलमान खान से क्या है, S से सल्फर है और K से पोटेशियम है। ये 4 पोषक तत्व ऐसे हैं, इसमें आप इसको छोड़ सकते हो, सल्फर को। 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पादपों को होती है, फसलों को होती है। ठीक है, तो लगातार फसल जब हम बोते हैं तो इन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है ज़मीन में। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम खाद एवं उर्वरक मिट्टी में डालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये पादप या मान लो पौधों के लिए आवश्यक पोषक युक्त है। पौधों के लिए पोषक युक्त है, सीधा लिख दो। चाहिए पादप के लिए पोषक युक्त है। लगातार फसल प्राप्त करने से मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दो, बस इतनी बात लिख दो आप। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए खाद एवं उर्वरक डालते हैं। खाद एवं उर्वरक मिट्टी में डालते हैं। ठीक है, अब मैं इसको साफ करता हूं यहां से। अब दूसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस साल एग्ज़ाम में आएगा पक्का, डेफिनेट। देखो
दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। एवं पाठ को आराम से समझेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। उर्वरक में अंतर बताओ। तो बच्चों खाद जो है ना, खाद वो क्या होती है, मैंने पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि गाय भैंस बकरी का जो मल मूत्र होता है, जैसे कि गोबर है, मूत्र है और पादपों की सड़ी गली पत्तियां हैं या टहनियाँ हैं, ये सब की सब क्या है, खाद हैं जो सड़ जाए गल जाए। आप एक काम करो, किचन के अंदर आपने डस्टबिन देखी है ना, दिन भर मम्मी क्या काम करती है, जो भी सब्जी आपके किचन में बनती है उसके छिलके, या आपने केला खाया केले के छिलके, आपने खाना खाने के बाद में कुछ खाना आपने जूठा छोड़ दिया, जैसे आपने रोटी जूठी छोड़ दी, सब्जी छोड़ दी, उसको डस्टबिन में डाल देती है। अब वो डस्टबिन शाम तक बंद पड़ी रहती है और पूरी रात वो बंद पड़ी रहती है। फिर क्या होगा, उसके अंदर बदबू आने लगती है। इसका मतलब क्या है कि वो खाद में बदल चुकी है। उसको यदि आप खेत में डालोगे तो वो फायदा करेगी, उसमें पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि खाद जो है ना वो तो जीव जंतुओं से तैयार हो रही है। किससे तैयार हो रही है बच्चों? जीव जंतुओं से। जीव जंतुओं से तैयार हो रही है। जो चीज जीव जंतुओं से तैयार हो उसको बोलते हैं जैविक। क्या बोलते हैं बच्चों? जैविक। तो खाद क्या है? खाद क्या है बच्चों? खाद तो एक जैविक पदार्थ है। क्या है? जैविक पदार्थ है खाद। तो खाद क्या है? जैविक पदार्थ है। खाद तो जैविक पदार्थ है, ठीक है। खाद एक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों से, जंतुओं से, उनके अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है। तो ये बात हो गई खाद की। और खाद क्या होती है? खाद को आप खेतों में भी बना सकते हो और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। और खाद क्या होती है? गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। चलो ये बातें हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, शॉर्ट में समझो। 2-3 दिन की मेरी नींद है, ठीक है। 15 अगस्त का प्रोग्राम भी था और मैंने 12वीं कक्षा को थोड़े प्री बोर्ड वगैरह थे, इसलिए मेरी नींद है। तो इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ी थकान महसूस हो रही है। आपको टेंशन मत करो। खाद जो है ना ज़्यादातर केंचुए से बनाई जाती है और केंचुए से जो खाद बने उसका नाम है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट खाद। याद रखो, एक खाद का नाम बताओ तो वर्मी कंपोस्ट खाद आप लिख सकते हो। वर्म का मतलब भी क्या है? केंचुआ। तो वर्मी कंपोस्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा उर्वरक और देखो। ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत करो इसकी, ठीक है ना। उर्वरक देखो। उर्वरक होता है क्या? मानव निर्मित रसायन होता है। उर्वरक क्या है? मानव निर्मित रसायन है जो फैक्ट्रियों में तैयार होता है। किस में तैयार होता है बच्चों? फैक्ट्रियों में, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या किया जाता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नाना पाटेकर और सलमान खान, ये तीन मैंने आपको बताए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों इसमें भरपूर मात्रा में मिलाए जाते हैं। इनकी अधिकता रख करके और ये रसायन तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन भी है और क्या है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। इसको यदि मिट्टी में डालें तो इससे पौधा जल्दी वृद्धि करेगा। अब बुझो और पहले एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं बच्चों, देखो इधर 3 गमले ले लेते हैं, वो 3 गमले, ये देखो 3 गमले हैं, 3 गमले हैं ये। तीनों गमलों में ये जैसे ए गमला, ये बी गमला, ये सी गमला, इसके अंदर तो मिट्टी के अंदर वो थोड़ी खाद मिलाते हैं, खाद। इसके अंदर वो क्या करते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं मिलाते, साधारण केवल मिट्टी होती है, साधारण मिट्टी, ठीक है बच्चों। अब कुछ दिनों बाद जब इसमें बीज लगा देते हैं मौसम में, कुछ दिनों बाद क्या होता है, इसके अंदर उगाते हैं बीज, और उन बीजों की वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में होती है, इसमें हो रही है, ठीक है, उर्वरक वाले में। और इसमें सूक्ष्म पौधे न के बराबर हो गए हैं। तो आपने ये अंतर देखा, खाद जो है उससे फसल ज़्यादा नहीं होगी, उर्वरक से ज़्यादा होगी, क्योंकि उर्वरक मिट्टी की संपूर्ण पोषक पदार्थों की जो कमी है वो पूरी कर देता है। मिट्टी के अंदर जितने पोषक पदार्थों की कमी है वो पूरी कर देता है, ठीक है। तो उर्वरक तो इस हिसाब से बनाए गए हैं ना, मानव निर्मित द्वारा, मानव निर्मित रसायन है जो फैक्ट्रियों में तैयार किए गए हैं। इसमें रसायन भरपूर मात्रा में। खाद के अंदर क्या है, सीमित मात्रा में है। खाद अगर मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी को ह्यूमस भी मिलेगी, लेकिन उर्वरक को डालोगे तो मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन पैदावार ज़्यादा किससे होगी, उर्वरक से होगी, इसलिए हम उर्वरक को डालते हैं। लेकिन उर्वरक कम मात्रा में डालने चाहिए। क्यों? वो उर्वरक पादपों के अंदर ही रहते हैं। जब हम उनके सब्जियां, उनका अनाज, चने, गेहूं, बाजरा जो भी हम घर पे लाते हैं, खाते हैं, वो फिर कुछ सूक्ष्म मात्रा हमारे पेट में रह जाती है। कुछ तो हम मलमूत्र के द्वारा त्याग देते हैं, लेकिन कुछ मात्रा हमारे पेट में रह जाती है, जिसको जैविक आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन बोल देते हैं उसको। जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है? लगातार उर्वरकों का इस्तेमाल खेतों में हो रहा होता है और ये उर्वरक हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं और अंत में ये हमें रोगी बना देते हैं, जैसे कैंसर की बीमारी, और हमारी आयु भी कम हो जाती है और हमारी प्रजनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो खेतों के अंदर उर्वरक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, खाद का ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन खाद से पैदावार कम होगी, उर्वरक से ज़्यादा होगी। तो बच्चों एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आएगा वो देखो, तुम उर्वरक और खाद में अंतर लिखो, ये आएगा। तो आप क्या लिखोगे? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? मानव निर्मित लवण। ये 2 प्रश्न हो गए ना, दोनों आपको याद हो गए होंगे। देखो इन दोनों में अंतर, ये थोड़ा मैं साफ कर देता हूं। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है? खाद और उर्वरक में अंतर शॉर्ट में लिखेंगे बिल्कुल। खाद क्या है? जैविक पदार्थ है, जैविक पदार्थ। ये क्या है? मानव निर्मित पदार्थ है, मानव निर्मित रसायन है। ये नाम लिखो, रसायन। ठीक है बच्चों। उर्वरक के कुछ नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और NPK।
इसके कुछ नाम हम लिख लेते हैं। कौन कौन से? यूरिया। अब यूरिया को आप समझ भी लो, इधर यूरिया कैसे बनाई जाती है वो समझ लो। देखो बच्चों, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इनका संगठन जो है वो यूरिया है। क्या है? यूरिया। और इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, उर्वरक का नाम है अमोनियम सल्फेट। पेपर में आ जाए कि उर्वरकों के नाम लिखो तो अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों NH4 और सल्फेट का सूत्र होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट हो गया। फिर बच्चों सुपर फॉस्फेट, तो इसका सूत्र फॉस्फेट का होता है PO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से बच्चों पोटास किसको बोला गया है बच्चों? पोटास यहाँ पे बोला गया है किसको? Al2O3 डॉट K2SO4 डॉट 23H2O, इसको बोला गया है। ठीक है, पर ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी। और NPK, एक ये भी उर्वरक का नाम है NPK। NPK का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब के सब क्या हैं? सब के सब क्या हैं बच्चों? उर्वरकों के नाम हैं। तो आप ये नाम लिख लेना, ठीक है ना। उर्वरक कौन कौन से हैं? कौन कौन से उर्वरक हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास और NPK, बोलो NPK और सुपर फॉस्फेट, ये उर्वरकों के नाम हैं। तो उर्वरक क्या है? मानव निर्मित रसायन है या लवण है? रसायन है या क्या है? लवण है। ठीक है बच्चों। और क्या है? उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। जो उर्वरक हैं वो कहाँ पर तैयार होंगे? फैक्ट्रियों में। और ये कहाँ पर तैयार होती है? खेतों में तैयार होती है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से आप अच्छी तरीके से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। जो उर्वरक है इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होगी। ह्यूमस प्राप्त नहीं होगी। अगर ह्यूमस सीखनी है आपको तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, और खाद से ह्यूमस प्राप्त होगी। ह्यूमस का मतलब क्या है बच्चों? ऐसी मिट्टी जो पोषक पदार्थों से भरपूर हो। ठीक है, मिट्टी की ऊपर वाली परत जो पोषक पदार्थों से क्या हो? भरपूर हो। और नंबर 4 जो लास्ट है हमारा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। 4 नंबर क्या है? खाद में पादप पोषक कम होते हैं। पादप पोषक क्या होते हैं? कम। और उर्वरक में क्या होते हैं? खाद की तुलना में अधिक होते हैं। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। अब लास्ट प्रश्न देखो, ये आपका ये तीसरा प्रश्न हो गया है ये। ठीक है ना, एक इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया, एक ये बता दिया ना यूरिया उर्वरक कौन कौन से हैं, और खाद का नाम बताओ तो कौन सी है? वर्मी कंपोस्ट। कौन सी? वर्मी कंपोस्ट खाद भी है। अब एक लास्ट प्रश्न देखो बच्चों, खाद के लाभ क्या है वो देखो। खाद के क्या लाभ हैं?
खाद अगर मिट्टी में डालोगे तो उससे ह्यूमस प्राप्त होगी मिट्टी को। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। खाद के लाभ, खाद के लाभ इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। ठीक है, खाद के लाभ, ये चौथा पर्सन मैंने आपको करवाया है। खाद के लाभ क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इससे क्या होगा? नंबर 1 फायदा क्या होगा वो देखो। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 क्या होगा? मिट्टी भुरभुरी एवं सैरंदर हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाएगी? भुरभुरी एवं सैरंदर हो जाती है। क्या कह रहा है? इस पेन का यूज करूं, इसका कर लूंगा। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। उर्वरक से तो क्या होगा? केंचुआ भी मर जाएगा क्योंकि उसमें रसायन है, केमिकल है। इससे क्या होगा? मित्र जीव कौन से हैं? यहाँ पे ब्रैकेट में नाम लिखो, केंचुआ। केंचुआ क्या होगा? केंचुए की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। मित्र जीव या जीवाणुओं, मित्र जीव व जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों। नंबर 4 लास्ट आपका, नंबर 4, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद से मिट्टी में, आप ये लिखो, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने खाद एवं उर्वरक को कर लिया है। अब शॉर्ट में फिर से समझ लो। जिस तरह से घर पर एक बाबू है आपका, उसको मम्मी क्या देती है? दलिया देती है ना। उसी तरह से हम फसली पौधों को क्या देते हैं? खाद देते हैं या उर्वरक देते हैं। ठीक है। अब खाद और उर्वरक ग्रहण करने के बाद में इनको क्या लगेगी? पानी की प्यास लगेगी ना। तो वो कल करेंगे सिंचाई। क्या करेंगे? सिंचाई। ठीक है। थैंक यू। इसको उतार लो अच्छी तरह से। ठीक है, और पक्का याद कर लो।